जय हिंद। मैं पंकज कुमार हूँ। इस वीडियो में बार्क ओसीएस और डीजीएफएस का जो नोटिफिकेशन है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है नया, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे ये साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिए जाते हैं। और क्या ट्रेनिंग पीरियड होता है, या फिर आपका एग्ज़ाम सेंटर अगर आपको चेंज करवाना है तो फिर क्या करना होता है ना, या फिर अगर आपको आपने इलेक्ट्रिकल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है और कंप्यूटर साइंस में आपने गेट क्लियर किया है, तो फिर क्या कंप्यूटर साइंस में आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। इन सारे सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और बेसिक जो डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है और इम्पोर्टेंट डेट्स, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। सिलेबस जो होगा वो करेंगे, लेकिन सबका सिलेबस पता करना इस एक वीडियो में मुमकिन नहीं है। बट आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कमेंट करते हो तो ज़रूर मैं आपको बाकी डिटेल्स देते जाऊँगा। तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स से हम लोग शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स जो है यहाँ पे दी गई है। जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 जनवरी 2026 है। एंड इफ इफ you'll see, the correction window is from 7 February to 14 February. Location of online exam venue will be allotted in 15 से 20 जनवरी. Candidate who are eligible for online, okay, admit card will be provided on 25th of October, February. And then online examination will be on 14th of March and 15th of March 2026. Upload GATE score 2026 for the candidate applied for the basis of the GATE 2026. So this is the very important thing. कि if you are a master student and you didn't completed your masters till now, are you eligible for the exam? Of course, अगर आपने गेट भी इस बार अपीयर किया है या गेट देने जा रहे हो और आपके पास पुराना गेट का स्कोर नहीं है, तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। बशर्ते गेट का स्कोर आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो 26 फरवरी में होने वाला है। और इसके बाद अगर आपने मास्टर्स भी अगर कंप्लीट नहीं किया है तो फिर आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन मास्टर्स सेकंड ईयर के बच्चे, ये जो लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो फॉर्म अपना भर पाएंगे। जिस उसके बाद से फिर जो इंटरव्यू, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो होगा वो सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा। इंटरव्यू जो होगा वो 12 मई से लेकर 12 जून तक होगा। और फाइनली कमेंसमेंट जो होगा डीजीएफएस का और ओसीएस जो स्टार्ट होगा 31 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो ऑनलाइन लिंक है बार्क ओसीएस एग्ज़ाम.in का, यहाँ पे आके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो मात्र 500 रुपये है। और जो फीमेल कैंडिडेट है या फिर SC/ST कैंडिडेट है या डिसेबिलिटी, PWD डिसेबिलिटी कोटा के स्टूडेंट्स हैं, और और भी जो DOP के स्टूडेंट्स हैं, वो फीस एग्जाम्पशन मिला हुआ है उनको। फीस उनको कुछ देना नहीं है। और वो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि अगर आपने बैचलर्स या मास्टर बीटेक अगर किसी एक डिसिप्लिन से किया है, लेकिन किसी और डिसिप्लिन में क्रैक किया है, तो फिर आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपका, सपोज मैं एक एग्जांपल दूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने किया है अपने बीटेक और आपने गेट किया है कंप्यूटर साइंस से क्लियर, तो आप वो एलिजिबल नहीं, सिंपल। लेकिन अगर आपने मास्टर्स कर लिया है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्सेज है हमारे इम्पोर्टेंट, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, और भी कुछ कोर्सेज यहाँ पे मेंशन है, हम देखेंगे। उन सारे कोर्सेज आपने किए, जैसे कंप्यूटर साइंस
या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज आपने किए हैं तो फिर आप एलिजिबल हो गेट के लिए, गेट के स्कोर के साथ सी। लेकिन अगर आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है और कंप्यूटर साइंस में आपने सिर्फ गेट का स्कोर है लेकिन कोई डिग्री नहीं है कंप्यूटर साइंस में, तो आप एलिजिबल नहीं रहो। वैसे ही बाकी सारे एग्जाम्पल्स आप मैच कर सकते हो। सो जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो बीटेक होना चाहिए या बीएससी इंजीनियरिंग कुछ भी होना चाहिए जो 5 साल का इंटीग्रेटेड एमटेक हो, या बीटेक प्लस एमटेक हो, तो वो एलिजिबल है। गेट स्कोर उनका किस में होना चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे कि 5 साल का बीटेक प्लस एमटेक है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो इनका जो होता है इजी में गेट स्कोर होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं ना, ट्रेनिंग स्कीम और दोबारा। उसी तरह से बाकी फिजिक्स डिसिप्लिन में बीटेक वाले और एमएससी वाले दोनों पढ़ सकते हैं, और एमएससी वालों के लिए फिजिक्स का गेट होना चाहिए। और इसके लिए अम, अगर बीटेक किया तो आप फिजिक्स या फिर इंजीनियरिंग में गेट में गेट स्कोर आप शो कर सकते हो। लाइफ साइंसेज जो बायो साइंसेज वाले बच्चे हैं उनका इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर हुआ, मतलब बैचलर्स पे आप नहीं भर सकते हैं, तो मास्टर्स होना जरूरी है। और साथ साथ उनका 60% एग्रीगेट मार्क्स इन एमएससी एज वेल एज बीएससी, तो बीएससी और एमएससी दोनों में 60% एग्रीगेट होना चाहिए। हालांकि अगर मान लो आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए से आपका परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो वो आप अपने डिपार्टमेंट में पूछोगे तो कन्वर्जन दिया रहता है, या फिर आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। बट अच्छा लगेगा कि कन्वर्जन आप डिपार्टमेंट से अपना पूछ लो, तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मोस्टली 7 सीजीपीए जो होता है आउट ऑफ 10 सीजीपीए में से 7 सीजीपीए से जिसका ऊपर है वो 60% से ऊपर होते हैं। और इनमें क्या होता है, एक्सेल या फिर बीटी, इनका गेट निकला होना चाहिए। कब एक्सेल या बीटी दोनों निकला है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास दोनों है, बट किसी एक पे आप अप्लाई करना। और जिसमें अच्छा स्कोर होगा, बस रैंक होगा, उस पर अप्लाई करना। जियो फिजिक्स और डिसिप्लिन, जियो डिसिप्लिन के लिए तमाम यहाँ पे जानकारी है, और इसको आप मैं स्क्रीन स्लो कर देता हूँ, आप देख लो अच्छे से। अम, यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड, सो था ओसी सर्टिफिकेट। तो ट्रेनिंग स्कूल जो है बार्क मुंबई और एएमडी हैदराबाद है। और वो सब हम लोग बात करेंगे, ये सब डीजीएफएस के लिए है। तो अगर आप डीजीएफएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो एमटेक आपको किसी में रिलेवेंट एमटेक प्रोग्राम और स्पेशलाइजेशन में को आना चाहिए, थर्मल फ्लूइड इंजीनियरिंग या थर्मल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डिज़ाइन में होना चाहिए। क्वालिफाइंग डिग्री के बीटेक होना चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डीजीएफएस इंस्टीट्यूट होगा आपका आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास। तो इस तरह से ही सिविल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, बायो साइंसेस का यहाँ पे स्ट्रीम डीजीएफएस में नहीं होगा, सिर्फ बार कोसीएस में बायो साइंसेस का होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, और छोटी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बने रहिए। तो बेसिकली ओसीएस और डीजीएफएस में फ़र्क है। तो ओसीएस का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे लिखा हुआ है, ओरिएंटेशन कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक। डीजीएफएस का क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक इंजीनियरिंग, डीएई ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग। तो समझ गए कि ये साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए होगा, और ये डीजीएफएस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए होगा। हालांकि ओसीएस में भी इंजीनियरिंग, बट डीजीएफएस में साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जाने सकते हैं। तो डीजीएफएस क्या होता है? 2 साल का डीएई का ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम है, जिसमें बच्चे क्वालिफाई करने के बाद से एमटेक की डिग्री लेंगे वहाँ से। ठीक है, जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, तमाम जगहों से अपने एमटेक की डिग्री लेंगे। स्टार्टिंग होगा, अ, अगर वो आप
कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, उनके सक्सेसफुल क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे तो फिर आपको प्लेसमेंट होगी किसमें, DGFS फेलो के तौर पे आपको रखा जाएगा, इधर बार्क में या फिर IGCR। लेकिन अगर आप OCS के थ्रू जाते हो तो होता है क्या है कि आपका 1 साल का ओरिएंटेशन होता है। 1 साल का ओरिएंटेशन मतलब कोर्सेज होता है, पढ़ाया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है, और अगर आप क्वालिफाई करते हो अच्छे से तो फिर आपका बार्क, मुंबई और हैदराबाद EMD, और अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे किसी भी बार्क इंस्टीट्यूट में आपको रखा जाता है। इसकी सैलरी कितनी मिलती है वो सारी चीज़ें हम लोग तो डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो यहाँ पे आप सभी का गेट क्वालिफाई होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए कम से कम बैचलर्स में, ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए बायो साइंसेज के लिए या फिर फूड टेक्नोलॉजी के लिए, है ना, बायो साइंस डिसिप्लिन में। साथ साथ गेट होना चाहिए, मतलब एक्सेल या फिर BT का कोई भी एक होना चाहिए, दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब बात है दूसरे सवाल पर, जैसे अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, जैसे आपने अप्लाई किया, अपना फ़ोन नंबर डाला, ईमेल आईडी सब सही डाला, लेकिन कुछ जा नहीं रहा वेरिफिकेशन कोड, तो उस केस में क्या करना है, OTP अगर नहीं जा रही तो आप उसको वापस लॉग आउट करो, फिर वापस लॉग आउट करके पेज रिफ्रेश करके वापस ज्वाइन करो, और फिर वापस लॉगिन करो अपने हम्म, जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है उसके थ्रू, फिर या फिर उसके बाद हो जाता है। उसके बाद भी नहीं आता है तो आप एक बार मेल करोगे, जो हेल्पलाइन है उन पे, वो हेल्प करेंगे। और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है आपको 10th ऑनवर्ड्स आपकी होनी चाहिए, फिर मास्टर्स या BTech के लिए। जब आप अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन जब डाल दोगे तो स्क्रीनिंग ऑप्शन में क्या करना है, स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन में अगर आप गेट को ही चूज़ कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसको चूज़ कर सकते हो। तो स्क्रीनिंग चैनल आप दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो, या चाहो तो दोनों भी चूज़ कर सकते हो। तो अगर आप CBT के थ्रू जाना चाहते हो तो आपका एग्ज़ाम होगा और आपको सिटी चूज़ करना होगा। अगर CBT के थ्रू नहीं जाना चाहते हो, एग्ज़ाम के थ्रू नहीं जाना चाहते हो, गेट के ही थ्रू जाना चाहते हो, तो फिर आपका अपलोड करना होगा स्कोर 2024 या 25 का। लेकिन अगर आपको 2026 का स्कोर है, 26 का एग्ज़ाम दे रहे हो 2026 में, तो उस समय आपको वापस पोर्टल ओपन होगा और 24 मार्च 2026 तक आपको अपना स्कोर, गेट 2026 का स्कोर अपलोड कर देना। So if candidate enters his or gate score wrongly, his she may not be shortlisted because of the gate screening channel option. In gate score column, the candidate who has entered his gate score out of 1000। तो गेट स्कोर में थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, मार्क्स और स्कोर में फ़र्क होता है। तो वहाँ पे स्कोर दिया होता है आउट ऑफ 1000, जो दिया है ना वही मार्क्स आपको डालना है, और एक होता है आउट ऑफ 100 करके दिया होगा, ठीक, तो वो मत करना। आउट ऑफ 1000 वाले जो मार्क्स है वो आपको स्कोर करना है, वो आपको डालना है अपने फॉर्म के अंदर। अगर गलत डाल दिया तो फिर करेक्शन कर देना फाइनल सबमिशन से पहले। अगर नहीं हुआ, फाइनल सबमिशन होगा तो फिर आपका एलिजिबिलिटी क्वेश्चन हो सकती है, मतलब इनएलिजिबल हो सकते हो आप। तो ये आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो BTech के, या फिर इफ़ यू आर इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ द मास्टर्स, सो आर यू एलिजिबल फॉर द एग्जाम और नॉट, और इवन इफ यू आर इन द लास्ट ईयर ऑफ BTech और लास्ट ईयर ऑफ मास्टर्स, सो यू आर एलिजिबल। आपको क्या ध्यान देना है कि आपका जो आप क्वालिफाई भी हो जाते सारे एग्ज़ाम इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जा रहे हो, तो उसके बाद आपका जो फाइनल एप्लीकेशन होगा वो 31 दिसंबर 2026 से पहले आपको वो भर देना, ठीक, अपना सर्टिफिकेट देना। अगर उसमें अगर आपका सर्टिफिकेट CGPA या फिर कुछ परसेंटेज 60 से कम हुआ तो फिर आप डिस्क्वालीफाई भी किए जा सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो और एलिजिबल हो आप, अगर आपने लास्ट अगर आप लास्ट ईयर ऑफ मास्टर्स या लास्ट ईयर ऑफ BTech में हो तो, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। एप्लीकेशन फ़ी जो थी वो 500 रुपये थी,
नॉन रिफंडेबल है फॉर द मेल एप्लीकेंट फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी, बट जो बच्चे SC ST या ट्रांसजेंडर या फीमेल कैटेगरी फीमेल बच्चे हैं या फिर ब्रॉड पिकिया का फैकल्टी मतलब बच्चे हैं, दे आर एंड फिजिकली चैलेंज जो कैंडिडेट है दे आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द फीस, उनको फीस देने की जरूरत यहाँ पे फीस देना नहीं है ना। अगर आप कहीं भी PSU या फिर स्टेट गवर्नमेंट काम कर रहे हो कोनो ऑर्गेनाइजेशन से बनवा के देना होगा, और अगर at the time of the selection of interview selection interview and failing which may not be interview, अगर फेल हो गए तो फिर इंटरव्यू नहीं होगा। जो एज लिमिट है ये वो एज लिमिट क्या है यहाँ पे, जनरल कैटेगरी के लिए जो एज 26 साल है, OBC के लिए 29 साल है, और SC ST के लिए 31 साल है, ठीक। और डिपेंडेंट और उनके लिए भी 31 साल है। पर्सन डोमिसाइल विद कश्मीर दे हैव ईयर ऑफ 31 ईयर। और जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनको उनके कैटेगरी प्लस 10 साल का रिलैक्सेशन होगा। और मिनिमम एज लिमिट फॉर ऑल एप्लीकेंट, जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल है, जो अगस्त 1 2026 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। उस समय आप 18 साल के हो जाना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने सिक्योर कर लिया एमटेक DGFS में अपनी सीट, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो फेलोशिप है वो आपको मिलेगा ही, वो उन बच्चों को मिलेगा जो मेरिटस होंगे। मतलब मैक्सिमम को मिल जाता है, हर कोई मिल जाता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेगा तो उनको फिर वो अवार्ड या वो फेलोशिप नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना है। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज और CGPA में हम लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। यहाँ पे उन लोगों ने क्लियर कर रखा है इस सेक्शन में, वो जियो फिजिक्स डिसिप्लिन का है लेकिन ये कि अगर 6 CGPA है या फिर 60% है तो आप एलिजिबल हो, 6 CGPA आउट ऑफ 10 वाले में ना। अब देखते हैं हम लोग की क्या स्कीम है, मतलब OCS में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या ओरिएंटेशन होगा, कितनी फीस कितनी सैलरीज होगी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सो चलो बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो एमोल्यूमेंट्स सबको मिलते हैं। तो OCS के जो बच्चे हैं, अगर आप ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर के में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको जो पर मंथ जो स्टाइपेंड मिलता है वो 74,000 पर मंथ मिलेगा, 74,000 पर मंथ। एंड जो बुक अलाउंस होगा वो एक बार साल में एक बार ही मिलेगा, 30,000। लेकिन अगर आप DGFS के बच्चे हो और आप DGFS में सेलेक्ट हुए MTech के लिए, सो आपको पर मंथ 74,000 मिलेगा। इसके अलावा आपको वन टाइम कंटीजेंसी मिलेगी 60,000, और आप अपनी जो MTech की जो फीस है उसको भी रीइम्बर्स करा सकते हो। तो 74,000 मतलब प्लस जो MTech की फीस है उसको भी रीइम्बर्स करा सकते हो, और कंटीजेंसी 60,000 पर ईयर आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको फंडिंग मिलती है लगभग 4 लाख की, जो BRNS के फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट स्कीम के तहत मिलती है, ताकि आप अपने जो इक्विपमेंट्स या कंज्यूमेबल्स है जल्दी से जल्दी खरीद सकते हो या अपने प्रोजेक्ट को कैसे फास्ट ट्रैक पे कर सको। सो बोर्डिंग एंड लॉजिंग जो होगा आपको तो OCS में है तो आपको जो भी DAE का हॉस्टल होगा उसमें होगा, या फिर अगर आप बोर्डिंग DGFS के थ्रू जा रहे हो तो आपको जो भी आपका IIT कॉलेज होगा या फिर जो आपका DGF इंस्टीट्यूट होगा उसके अंदर होगा, और खाना पीना रहना। और selected candidate for DGFS are required to execute an agreement and a personal indemnity bond to serve DAE for the least 3 years after completion of training. So ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपने DGFS के थ्रू जा रहे हो MTech करने के बाद से आप अगर आप क्वालिफाई होते सब उनके पैरामीटर्स में, तो आपको एक और बॉन्ड साइन करना होता है कि MTech करने के बाद आप 3 साल के लिए वहाँ पे सर्व करोगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक इंजीनियरिंग में, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। सो indemnity bond would be consist of a stipend, tuition fee paid at DGFS institute and the contingency grant along with the, तो कितना का बॉन्ड होता है, to purchase the equipment as per the actual amount paid, no third party service,
श्योरिटी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे होता क्या है कि बॉन्ड पर जो भी ये आपको 2 साल के लिए दे रहे हैं पैसा, और जो भी सहूलियत दे रहे हैं, वो सारा अमाउंट उस बॉन्ड में होगा, और उसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी के लिए सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं, मतलब मम्मी पापा का साइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए होगा। सेकंड, जो ग्रेड एंड पे स्केल है आफ्टर ऑप्शन दी गई। सो जो 10वां लेवल जो सेंट्रल प्रोसेस सी का है, 10th लेवल का 7th पे कमीशन के हिसाब से 56,110 CBC का। एंड देन अपॉइंटमेंट विल बी beginning of the pay scale with the getting 2 or 3 increment for the OCS depending on the performance during the OCS 2026 प्रोग्राम। तो ये आपको हम्म, अ, ये बिगनिंग में मिलेगा, लेकिन आपका इंक्रीमेंट होगा 2 से 3 बार आपके प्रोग्राम के हिसाब से। एंड देन गेटिंग 3 or 4 इंक्रीमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एमटेक DGFS बच्चों के लिए भी इनका इंक्रीमेंट होगा। सो यहाँ पे बिलो हुज परफॉर्मेंस एमटेक DGFS इंस्टीट्यूट बिलो स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड, अगर थ्रेशोल्ड से अगर आपका परफॉर्मेंस कम रहता है तो आपको 0 इंक्रीमेंट होगा। और मंथली इमोल्यूमेंट विथ 3 इंक्रीमेंट जो होगा आपका 3 इंक्रीमेंट के बाद से, और इंक्लूडिंग डियरेंस DA और HRA सब मिला के, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस एट द प्रेजेंट मुंबई रेट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1,34,000 आपको मिलेगा पर मंथ। ठीक है। इसके अलावा कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज वगैरह तो मिलेंगी आपको। सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ गेट के हिसाब से हो सकता है, या दोनों के हिसाब से होगा। फिर उसके बाद से इंटरव्यू होगा, एंड देन इंटरव्यू के बाद से इंटरव्यू कितना है यहाँ पे, इंटरव्यू एक बार देखते हैं यहाँ पे। सो आ गया। सो सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कन्वीड मुंबई और हैदराबाद, एंड हैदराबाद फॉर दिस for the probable period of the selection interview. It is will be able to choose the interview slot on the availability as well as the ठीक है शॉर्ट लिस्टेड सिलेक्शन। सो एक ही इंटरव्यू है, 2 राउंड का इंटरव्यू नहीं है, एक ही इंटरव्यू। आपका स्लॉट अपने हिसाब से अपना आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ तक रहा। जय हिंद। अगर किसी तरह कोई डाउट है आपको पूछ सकते हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना भूल चुके हो, मेल में नहीं मिल रहा, तो आप एक बार एसएमएस चेक करोगे, ईमेल चेक करोगे, अगर नहीं मिला उसके बाद से तो हेल्प डेस्क पे आप जाके कांटेक्ट कर लेना। और ये सब क्वेश्चंस का तो हम लोगों ने आंसर कर दिया कि आई हैव अपीयर्ड फॉर माय फाइनल सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग डिग्री एंड द रिजल्ट आर येट टू बी अनाउंस, एम आई एलिजिबल और नॉट। तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और CGPA कितना होना चाहिए? CGPA इन माय डिग्री कोर्स, अब ये वाला क्वेश्चन सही है कि इन माय डिग्री कोर्स ओनली CGPA GPA SGPA और लेटर ग्रेड have been awarded in place of the percentage of marks can I enter the grade in my application। grade आप डाल सकते हैं। second, can enter their grade marks in the percentage or CGPA grade marks either in percentage or CGPA on the scale of 10। applicant who have been awarded CGPA on any other scale other than the 10 should convert their CGPA an equivalent CGPA to the 10। For example, this 6 on 8 point scale, then equivalent CGPA will be 6 by 8 into 10, 10.5। So you have been awarded letter grade, so we convert into the percentage or CGPA as per the ordinance or respective university. It may be noted in the CGPA must truncated, not
to be round off 2-bit decimal to 1 decimal point, please. For more detail, स्टोरी ऑफ द ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि अगर आपका फॉर्म में आपका CGPA, GPA, SGPA या फिर ग्रेड दिया हुआ है, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत है। मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है CGPA 10 के स्केल पे देते हैं, आउट ऑफ 10 देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप परसेंटेज भी डाल सकते हो या फिर आपका CGPA तो CGPA भी डाल सकते हो इफ़ योर CGPA इज़ आउट ऑफ 10। लेकिन आपका 10 के अलावा किसी स्केल में, जैसे 4 की ग्रेड में 4 स्केल पे है या फिर 8 स्केल पे, तो आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे? एग्जांपल दिया कि अगर 6 CGPA है आपका आउट ऑफ 8, मान लो आउट ऑफ 8 आपका 6 CGPA है, तो आप 6/8 इंटू 10 कर देना, जो भी आएगा CGPA उसको डाल देना। लेकिन अगर आपको ग्रेड है तो उसको कन्वर्जन मेथड जो दिया होगा यूनिवर्सिटी ने या फिर जो भी ऑर्डिनेंस ने दिया होगा, उसको कन्वर्ट कर लेना CGPA में और उसको लिख देना। इसके अलावा अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, आई हैव ME M Tech क्वालिफिकेशन, कैन आई अप्लाई? अप्लाई कर सकते हो। कैन आई चेंज द एग्ज़ाम सेंटर? ये तो हम लोग ने बात कर लिया था कि एग्ज़ाम सेंटर आप यूजुअली नहीं भर पाते, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर आप चेंज कर सकते हो अगर आपको चेंज करना है। बट आप जो आपने प्रेफरेंस दिया है उसमें से दूसरे या तीसरे सिटी को ही आपको मिलेगा, वो भी आपको मेल करने के बाद। आप उनको मेल करोगे तब ही आपको मिलेगा, लेकिन बहुत इमरजेंसी होगी तब, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई प्रेफरेंस में ही डाला ही नहीं है और आउट ऑफ प्रेफरेंस अगर आप कोई एग्ज़ाम सेंटर मांगोगे तो आपको वो नहीं मिल पाएगा, मुझे लगता है। नाउ व्हेन विल एग्ज़ाम सेटिंग वगैरह वगैरह ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी कोई डॉक्यूमेंट ऑफलाइन आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक बने हैं। आप लोगों को जानकारी देके अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।